वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साईं बाबा एजुटेक चैनल में। तो सबसे आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फ्यूल यानी कि ईंधन के बारे में। आज हम ईंधन पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा फ्यूल यानी कि ईंधन। आज हम ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं ईंधन पे। ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं, ईंधन या फ्यूल ऐसे पदार्थ होते हैं, एक सेकंड। ईंधन या फ्यूल ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके या ऑक्सीजन से मिलकर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो फ्यूल होते हैं या जो ईंधन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को अगर जलाओगे तो वो आपके एनवायरनमेंट में जलेगी, यानी कि हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ वातावरण है उसमें जलेगी, या फिर उस चीज़ में जलेगी जिसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के हमारा जो फ्यूल है या जो ईंधन है वो जल नहीं सकता, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हमें एनर्जी के लिए आग की ज़रूरत होती है और आग वहीं पर जलती है। एनर्जी के लिए हमें आग की ज़रूरत होती है और आग वहीं पर जलती है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है। या फिर हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में हमारा फ्यूल हमें मिल जाता है या ईंधन के रूप में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जो फ्यूल होता है, ठीक है, यानी कि जो ईंधन होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जलने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जलने की यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पदार्थ जलते हैं और ऊष्मा देते हैं, ठीक है, ऊष्मा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्यूल। जैसे कि न्यूक्लियर गैस होती है, कोयला होता है, तेल होता है, ये सब क्या दे देते हैं? हमको एनर्जी देते, क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी के लिए ही हम इनको जलाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इनको जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्यूल मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, बात आती है, चलो फ्यूल हमने देखा, इसके बाद अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती हैं। अब हमने देखा, सबसे पहले तो हमने ईंधन के बारे में पढ़ा। ईंधन क्या होते हैं? तो ईंधन वो होते हैं जो जो ऑक्सीजन में जलते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक अच्छा ईंधन वो होता है जो ऊष्मीय मान अधिक देता है, या एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब कि इसमें से जो ऊष्मा निकलती है उसका जो मान है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें नमी बहुत कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो अच्छे ईंधन होते हैं उनमें नमी यानी कि जो मॉइस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनको राख और धुआं उत्पन्न जो हमारे अच्छे ईंधन होते हैं इनकी मेन विशेषता ये होती है कि इसमें जो राख और धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इनका मूल्य भी कम होता है, यानी कि यहाँ पे हम अच्छे ईंधन को जब यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के लिए उसका मूल्य भी कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि सब लोग इसको यूटिलाइज कर सकें या फिर सब लोग इसका यूज़ कर सकें। अब मेन आता है कि इसका जो भंडारण होता है और स्थानांतरण होता है, यानी कि इनको रखना और इनको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए, क्योंकि हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें। फिर आता है कि एक अच्छे ईंधन जो होते हैं वो ज्वलन ताप ना बहुत कम करते हैं ना बहुत अधिक करते हैं, यानी कि इनकी जो ऊष्मा होती है वो एकदम सामान्य ताप पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अच्छे ईंधन की विशेषताएं। इसके बाद आते हैं कि ईंधन का ऊष्मीय मान, जब हम कह रहे हैं कि ऊष्मीय मान होता है तो ऊष्मीय मान क्या होता है? जैसे किसी भी ईंधन से, यानी कि कोई भी फ्यूल लेंगे उससे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका हमें दहन करना होगा, यानी कि उसको हमें जलाना होगा। अब उसे जलाया जाता है और भिन्न भिन्न ईंधनों का समान द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। जैसे हमने क्या किया, हमने किसी लकड़ी को जलाया, ठीक है, हमने किसी लकड़ी को जलाया तो उसका जो ऊष्मीय मान होगा वो कोयले से अलग होगा, ठीक है, उसका जो ऊष्मीय मान होगा वो क्या होगा? कोयले से अलग होगा। अब कोयले को जलाएंगे तो उसका लकड़ी से अलग होगा। ऐसे ही किसी ईंधन का इकाई द्रव्यमान, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे 1 ग्राम लकड़ी को अगर जलाएंगे तो उसमें से जितना भी ऊष्मीय मान निकलेगा या जितना भी ऊष्मा निकलेगी उसको हम ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान
कहेंगे। ठीक है, अब ईंधन का ऊष्मीय मान निकालने के लिए हमारे पास एक एक फॉर्मूला भी होता है, सूत्र भी होता है। तो सूत्र हम रखेंगे उत्पन्न ऊष्मा और ईंधन की मात्रा। ठीक है, क्या होगा, ईंधन की मात्रा और उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईंधन की मात्रा निकालेंगे। जैसे कि लकड़ी हमारे पास 50 ग्राम है, ठीक है, तो ये हमारी ईंधन की मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ से इसमें से ऊष्मा कितनी निकली है, तो ऊष्मा देख लेंगे, यानी कि 2 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलेगी पर ग्राम में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2/50 कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ईंधन का ऊष्मीय मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से हम ईंधन का ऊष्मीय मान निकाल सकते हैं। बात आती है कि यहाँ पे एक बहुत सारे ईंधन है और उनके ऊष्मीय मान लिखे गए हैं। जैसे लकड़ी होती है, 1 ग्राम लकड़ी को जलाने पर 17 किलो जूल हमें पर ग्राम ऊष्मीय मान निकलता है। ठीक है, कोयले का 25 से 33 किलो जूल होता है, चारकोल का 33 किलो जूल होता है, गोबर के जो उपले होते हैं जिनको हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कंडे बोलते हैं, उनमें से वो जो ऊष्मीय मान देती है वो 6 से 8 किलो कैलोरी देती है। ठीक है, अब केरोसिन जो होता है यानी कि मिट्टी का तेल, वो 48 किलो जूल निकालता है। अल्कोहल यानी कि शराब जो होती है उसको भी हम जलाएंगे तो वो 30 किलो जूल निकालेगी। बायोगैस यानी कि जिसको हम गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस जिसको हम बायोगैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे गाय के गोबर से बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है मीथेन, ये भी 55 किलो जूल देती है। एलपीजी जो होती है ये भी 55 किलो जूल। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हाइड्रोजन जो होता है वो 150 किलो जूल पर ग्राम में ऊष्मा देता है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा हमारा हाइड्रोजन देता है, लेकिन इसका ट्रांसफ़र करना या इसका स्थानांतरण करना बहुत सरल नहीं होता है, इस वजह से इसको हम ईंधन के रूप में उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारे ईंधन के नाम है और इनकी ऊष्मीय मान है। तो आप इनके ऊष्मीय मानों को याद रखें, क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसका ऊष्मीय मान कितना हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं। तो अपस्फोटन या ऑक्टेन संख्या वो होती है या कुछ ईंधनों में होती है जिनका वायु मिश्रण, यानी कि इनमें हम वायु मिश्रण करके इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन करने से पहले भरते हैं। यानी कि क्या होता है कि ऑक्टेन संख्या जो होती है या अपस्फोटन जो होता है वो वायु से क्रिया करके ज्वलन हो जाती है। यानी कि इसमें हमें ज्वलन यानी जलाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही जलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इनका वायु मिश्रण, इनका जो वायु का मिक्सचर होता है, इसमें इंजनों में सिलेंडर भरे हुए होते हैं जो जलते हुए रहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनकी जो ऊष्मा होती है वो पूर्णतः चेंज नहीं होती है, यानी कि पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होती है, धात्विक ध्वनि यानी कि मेटेलिक साउंड में उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, कुछ आप लोगों ने ईंधन ऐसे देखे होंगे जिनके जलने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, तो जिनके जलने में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो अपस्फोटन कहलाते हैं। अपस्फोटन यानी कि ऑक्टेन संख्या में कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कि ईंधन के प्रकार, यानी ईंधन हमारा जो होता है यानी कि फ्यूल जो है वो कितने टाइप में होता है। तो फ्यूल हमारा होता है 3 टाइप में, यानी कि जो हमारी स्टेट मैटर की जो स्टेट होती है। अब हमने अभी पढ़ा था कि ईंधन वह पदार्थ है, यानी कि पदार्थ यानी कि मैटर है। तो मैटर भी तो 3 टाइप में होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर होगा तो हमारी जो ईंधन होगी वो क्या होगी, वो भी 3 टाइप में होगी, यानी कि ठोस में होगी, द्रव में होगी और गैस में होगी। ठीक है, अब ठोस में कौन कौन सी होगी, ठोस में हमारी एक होगी लकड़ी और एक होगा कोयला। और द्रव में हमारे पेट्रोलियम आ जाएंगे, एलपीजी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वही लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और गैस आ जाएगी यानी प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारी गैसेज होती हैं, गैसों में सबसे अच्छा ईंधन जिसे हम मानते हैं वो हमारा होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन को हम कहते हैं CH4। ठीक है, हम मीथेन को कहेंगे CH4। अब ये हमारा मीथेन जो बनता है वो कैसे CH4 क्यों बनता है, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, और जैसे ही वो 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो ये हमारा बन जाता है CH4 यानी कि मीथेन गैस।
ठीक है। अब मीथेन गैस मिलती कहाँ से हमें, तो मीथेन गैस हमें सबसे पहले गोबर गैस से मिलती है, या मीथेन गैस को ही हम गोबर गैस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनने वाली गैस जो होती है वो होती है मीथेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो गाय के गोबर से जो गैस बनाते हैं वो हम कहाँ बनाते हैं, मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर दबाते हैं, तो जो हमारी गैस बनती है वो होती है हमारी मीथेन, ठीक है। अब मीथेन के बाद में क्या होता है, जितने भी एल्केन होते हैं वो सारे के सारे हम इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने मीथेन बनाया ऐसे ही हम एथेन भी बना सकते हैं। एथेन में क्या होता है कि कार्बन की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे कार्बन हमारा एथेन को एल्केन्स को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे कार्बन के नंबर रखते जाएंगे और फॉर्मूले बनाते जाएंगे, और जैसे फॉर्मूले हमारे बनते जाएंगे वैसे के वैसे हमारे सारे के सारे एल्केन्स निकलते जाएंगे। जैसे एक हमने बनाया CH4 का, ठीक है, ठीक, CH4 हमारा कैसे बना, इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cn कितना, 1 है कार्बन, H2 × 1+2, ठीक है, तो C1H2+1, 2 1 2 और +2 कितने होंगे, H4, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, मीथेन, ठीक है। तो ये हमने एल्केन में बना दिया, हमारा पहला एल्केन निकला मीथेन, ठीक है। अब हमारा सेकेंड एल्केन हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, CnH2n+2, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन 2 लेंगे, हाइड्रोजन में 2 × 2 करेंगे, प्लस में 2 कर देंगे, तो 2 2 = 4 और +6, तो C2H6, ये हमारा हो जाएगा एथेन, ठीक है, ये हमारा हो गया एथेन। इसके बाद हम थर्ड लेंगे C3H8, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। फिर 4 हम लेंगे C4H10, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। अब बात आती है कि हमारा जो ब्यूटेन होता है, ठीक है, ब्यूटेन जो हमारा होता है वो हमारा लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है, लिक्विड फ्यूल होता है। जैसे कि आप लोगों ने लाइटर देखा होगा, ठीक है, तो जो लाइटर होता है, लाइटर में जो लिक्विड भरा हुआ होता है जलने के लिए वो हमारा ब्यूटेन ही होता है, ठीक है। C4H10 जो होता है ब्यूटेन, वही हमारे लाइटर में भरा हुआ होता है, ठीक। अब बात आती है कि जो हमारी LPG गैस है, ठीक है, LPG गैस है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये किस किस की बनी होती है, तो ये हमारी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों की तीनों हमारे एल्केन्स मिलके LPG गैस बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि LPG गैस जो होती है वो तो लिक्विड में होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। तो इसका जो जब ये रिसेगी, यानी कि जब इसका स्त्राव होगा, जब ये रिसेगी तो क्या होगा, इसमें से स्मेल नहीं आएगी, और स्मेल नहीं आएगी तो यहाँ पे विस्फोट होने का खतरा होता है। तो जैसे ही विस्फोट होने का खतरा होता है तो इसमें क्या होता है कि जब LPG बनाई जाती है तो इसमें एथिल मार्केप्टन जो होती है वो मिला दी जाती है, ठीक है। एथिल मार्केप्टन एक गैस होती है, इसको मिला दी जाती है, जिसमें से एक दुर्गंध यानी कि एक स्मेल निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो LPG होती है, LPG जो गैस है वो वहाँ पे रिसाव हो रहा है, उसका स्त्राव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं हमारे एल्केन्स, ठीक है। अब एल्केन्स में हमारे और भी आते हैं, ये तो सिर्फ 4 थे। जो एल्केन्स हमारे होते हैं ऑक्टा तक होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन हो गए हैं। अब ब्यूटेन के बाद में एक आ जाएगा पेंटेन और हेक्सेन, हेप्टेन और हाँ हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, और ऑक्टेन, यहाँ तक हमारे आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखे ब्यूटेन तक, ब्यूटेन के बाद में आ जाएंगे पेंटेन पे। तो पेंटेन में क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ C कार्बन 5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन हम इसमें करेंगे 5 × 2 प्लस में 2, ठीक है। ऐसे ही पेंटेन के बाद में आ जाएंगे हेक्सेन, फिर इसके बाद में आ जाएंगे हेप्टेन, और फिर इसके बाद में आ जाएंगे ऑक्टेन, ठीक है। तो जितने भी हमारे, जैसे ये नंबर के हिसाब से होते हैं, जैसे कि पेंटेन यानी कि कार्बन में 5, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 5 होंगे, यहाँ पे कार्बन के 6 होंगे, यहाँ पे कार्बन के 7 होंगे, यहाँ पे कार्बन के 8 होंगे। अब इनमें क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन में इस फॉर्मूले में सारे मान रखते जाएंगे, और सारे के सारे एल्केन्स हम बना के निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है। तो चलो अब ईंधन पे आते हैं। तो ईंधन में हमारा आ गया सबसे पहले ना सॉलिड, तो सॉलिड में आएगा लकड़ी और कोयला। तो कोयला पढ़ेंगे हम कि कोयला क्या होता है। तो कोयले में आते हैं, तो कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि सॉलिड होता है, सॉलिड जिसको ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो विभिन्न प्रकार के कोयले कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है, यानी कि कोयले भी जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे पीट, तो इसमें कोयले की जो मात्रा होती है वो 50% से 60% होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बेकार कोयला होता है और इसमें से मतलब हमें राख मिलती है, यानी कि अपशिष्ट में राख भी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेकंड पे लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो होता है वो हमारा 65 से 70% होता है, जिसमें जल वाष्प के साथ में निकलती है। अब जल वाष्प कैसे निकलती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो लकड़ी होती है, ठीक है, जो लकड़ी को हम अगर जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पीछे साइड से बहुत सारी पानी की बूंदें निकलने लगती हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल वाष्प। अब बात आती है कि जैसे कि लिग्नाइट जो होता है इसमें से वाष्प निकलती है, इसको हम चूल्हे में या हमारे जो गांव में घरों में चूल्हे होते हैं उसमें हम लकड़ी को जलाते हैं, तो क्या होता है कि लकड़ी के पीछे साइड से बहुत सारी पानी की बूंदें निकलती हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, जलवाष्प। तो जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसमें 65% से 75% कार्बन होता है, बाकी जो होता है वो अलग होता है, यानी कि अपशिष्ट होता है। फिर आते हैं बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो कोयला होता है ये 70% से 85% होता है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं एंथ्रेसाइट। तो ये हमारा 85% या 85% से ज़्यादा कार्बन होता है इसमें, तो ये हमारा सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। ठीक है, ये हमारा जो कोयला होता है सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो ये था हमारा कोयला। अब कोयले के बाद आते हैं कि लिक्विड फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तरल ईंधन दहनशील या ऊर्जा पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका उपयोग हम यांत्रिक ऊर्जा बनाने में के लिए करते हैं। अब जो आमतौर पर गतिज ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं, जैसे कि पेट्रोल। अब पेट्रोल किस चीज़ के लिए किस चीज़ का ईंधन होगा, तो पेट्रोल होगा गाड़ी का। ठीक है, यानी कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेट्रोल की। डीजल के लिए, डीजल भी पेट्रोल व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। मिट्टी का तेल कैरोसिन जो होता है, इससे हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, यानी इसको भी हम आग जलाने के काम में लेते हैं। और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। ठीक है, फिर आते हैं गैर पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो जीवाश्म निकलते हैं, कहने का मतलब जो मिट्टी के अंदर से हम जिन्हें खोद कर निकालते हैं। फिर आता है बायोडीजल। तो बायोडीजल भी वो होते हैं जिनसे हम क्या होता है कि बायो खाद, यानी कि जो खाद होती है उसको हम जब सॉल्यूशन में बनाते हैं तो वो हमारा डीजल का काम करती है। आजकल बहुत सारी बाइक वगैरह या बहुत सारे व्हीकल्स चल गए हैं जिसमें हम पेट्रोल या डीजल का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमारे लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से चल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ गए थे तरल लिक्विड में, यानी कि लिक्विड फ्यूल में, तरल ईंधन में, है ना। अब इसके बाद आएंगे गैसीय ईंधन पे। तो जो दहनशील गैस होती है या दहनशील गैसों का मिश्रण होता है वो गैसीय ईंधन कहलाती है। कुछ सामान्य उपयोग में लाने वाले जो गैसीय ईंधन है, सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस वो होती है जो नेचुरली मिलती है हमको, जैसे कि मीथेन हो गई। ठीक है, अब मीथेन को ही हम क्या करेंगे, एक हमारी आती है उत्पादक गैस, इसको हम कहते हैं उत्पादक गैस। तो उत्पादक गैस जो होती है वो क्या होती है कि मीथेन को ही हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करके बनाते हैं, तो वो हमारी उत्पादक गैस हो जाती है। और इसी उत्पादक गैस को ही हम कहते हैं CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब बात आती है LPG। हमने पढ़ा LPG लिक्विड गैस होती है। बायोगैस पढ़ा हमने, कोयला भी पढ़ा, द्रव गैस भी पढ़ा, यानी कि लिक्विड गैस जो होती है वो भी पढ़े, उत्पादन गैस भी, हाइड्रोजन गैस भी। अब बात आती है कि एक हमारी होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि इनका जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे रॉकेट होते हैं, रॉकेट का जो फ्यूल होता है उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, रॉकेट ईंधन के लिए, रॉकेट में जो ईंधन यूज़ किया जाता है उसमें सिर्फ हमारी हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी लिक्विड में होती है। ठीक है, और जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो भी हमारी लिक्विड में होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फ्यूल का, यानी कि जितने भी फ्यूल्स होते हैं उन फ्यूल्स के बारे में और फ्यूल्स का टॉपिक। ठीक है, तो अब कल की हमारी जो क्लास होगी वो हमारी होगी शायद मेटल पे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू।